हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम अमाउंट में होती है। आज हम इस टॉपिक को, न्यूट्रिएंट टॉपिक को देख रहे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी बॉडी में इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है और क्या इसके फंक्शन होते हैं, और सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इस लेक्चर को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब हमने क्या बताया कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ज़्यादा अमाउंट के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्राम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कम अमाउंट के लिए चाहिए, मतलब मिलीग्राम में ये हमें चाहिए। अब मिलीग्राम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट की एक और डेफिनेशन हमारे सामने आ चुकी है। पहली डेफिनेशन क्या थी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और दूसरी डेफिनेशन क्या निकल के आई है कि जिसकी अमाउंट ग्राम में चाहिए हमें पर डे के हिसाब से, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिन्हें कम अमाउंट में चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें हमने इसके टाइप्स बताए हैं कि कैसे कैसे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर लिपिड्स। प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स का मतलब पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। और मिनरल्स कैसे कैसे होंगे, जैसे आयरन और आयोडीन। अब हम शुरुआत करते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास क्या है, एक तो कार्बन है और दूसरा वाटर है। क्या है, कार्बन और वाटर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर। अब इसी से हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कहीं ट्रायोज दिया जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट होता है ट्रायोज, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन 3 होते हैं, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। इसका रेशियो में देखें तो हम क्या आएगा, C/H/O 1/2/1। कार्बोहाइड्रेट हमें कितना चाहिए, ये हमें 300 ग्राम चाहिए। ये हमें 300 ग्राम पर डे बोल सकते हैं, 300 ग्राम पर केजी बोल सकते हैं। जैसे हम अपने दिन के हिसाब से माने तो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें पर डे चाहिए होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम पूछे कोई हमसे, तो कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम होता है शुगर। और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्लूकोज। अभी तक हमने मैक्रो और माइक्रो के बारे में पढ़ा, और सबसे पहले हमने पॉइंट लिया कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितना चाहिए, इसका क्या फॉर्मूला है, और इसको कॉमनली क्या बुलाया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड। दूसरा है ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड। और तीसरा है पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड। अब इसी से नाम से पता चलता है, मोनो का मतलब जब भी कहीं आ जाए तो मोनो का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल शुगर है, सिंगल शुगर है। मोनोसैकराइड का एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं, पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या काम करता है, आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा है गैलेक्टोज, ये क्या काम करता है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन द मिल्क फॉर्मेशन। और तीसरा क्या है, फ्रक्टोज। यहाँ फ्रक्टोज क्या होता है,
यहाँ पर एक स्टार लगा लीजिए। फ्रक्टोज क्या होता है? स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। ये कहाँ पाया जाता है? ये जनरली फ्रूट्स में पाया जाता है। एक और मोनोसैकेराइड है जिसका नाम है आरएनए। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये एक जेनेटिक मटेरियल है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। बाकी तीन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था हमने? C6H12O6। ये क्या होता है? ये ग्लूकोज भी होता है। सिंपली हम देखना चाहें तो C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है। हमने मोनोसैकेराइड की बात करी, अब हम ओलिगोसैकेराइड तक जाएंगे। तो ओलिगोसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल क्या होगा? पहला होगा सुक्रोज। सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज क्या है? जहाँ आप घर में टेबल शुगर होता है या अपनी घरेलू चीनी होती है, किसा बोलते हैं हम? हाउस होल्ड शुगर बोल सकते हैं इसको, हाउस होल्ड शुगर, या क्या बोल सकते हैं? शुगर केन शुगर। ये क्या होती है? ये सुक्रोज होती है। क्या होती है? सुक्रोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनना होता है? ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है। ये आपका मिल्क शुगर होता है। ये आपका मिल्क शुगर होता है। ये किससे बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना है। फाइनल क्या है आपका? माल्टोज। ये आपका किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ये क्या है? बॉइल्ड राइस वाटर। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इनका जनरल फॉर्मूला होगा C12H22O11 प्लस H2O। अब तक हमने क्या क्या देखा? फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो और माइक्रो, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट चल रहा है। इसके अंदर पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, अब तीसरा क्या है? तीसरा है पॉलीसैकेराइड। इसके अंदर क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में बात करें तो सेल्यूलोज को एक अलग से डिफाइन करना चाहें तो ये क्या है? ये है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, या पॉलीमर ऑफ स्टार्च बोल सकते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इसकी एक स्पेसिफिक टर्म हो जाएगी। सेल वॉल से किससे बना होता है? प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? वो सेल्यूलोज से बना होता है। प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म होती है फूड की, प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म होती है फूड की, वो भी क्या होती है? वो भी सेल्यूलोज होती है। लेकिन हम ह्यूमंस की बात करें, इंसानों की बात करें, तो इसमें स्टोर्ड फॉर्म कौन सी होगी? इसमें ग्लाइकोजन होगी। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। अगर प्लांट्स की बात आ जाए तो स्टोर्ड फॉर्म कौन सा होता है फूड का? वो सेल्यूलोज हो जाता है। और हमारे ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो ग्लाइकोजन हो जाता है। और क्या काम आता है? पेपर इंडस्ट्री में काम आता है सेल्यूलोज, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और क्या काम आता है? फार्मा इंडस्ट्री में काम आता है। कॉन्स्टिपेशन की दवाई बनाने का काम आता है। आपके कब्ज हो जाएगी तो सेल्यूलोज से बनी हुई दवाई आपको दी जाएगी। और हमारी बॉडी में कैसा प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज? फाइबर फॉर्म में होता है या रफेज फॉर्म में होता है। फाइबर फॉर्म में और रफेज फॉर्म में होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेल्यूलोज की बात कर रहे हैं। ये प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर हमने क्या देखा? हमने क्या कहा? जो सेल्यूलोज होता है वो कैसा है? वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? इसी सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। इसी कारण इसको प्लांट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये क्या है? स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और ह्यूमंस के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे ग्लाइकोजन बोलते हैं। ये पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है, फार्मा इंडस्ट्री में भी काम आता है, फाइबर इंडस्ट्री में काम आता है,
फाइबर के रूप में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर एग्जांपल लेते इसका रेयन होता है। रेयन क्या है? एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? वो सेल्यूलोज का पॉलीमर है। अब हमने मिल्क की यहाँ पर एक बार बात की थी, आपको ध्यान हो तो, एक तो लैक्टोज के अंदर, एक गैलेक्टोज के अंदर। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बीटा कैरोटीन नाम का प्रोडक्ट होता है, बीटा कैरोटीन। ये क्या करता है? येलोइश कलर देने का काम करता है। किसको? मिल्क को। तो ये अलग चीज है। कभी कोई बीटा कैरोटीन के बारे में पूछ ले तो ये आपका इसके अंदर नहीं आता है। बीटा कैरोटीन क्या करता है? ये आपके मिल्क को येलो कलर देने का काम करता है। अभी हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा और कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला बताया। उसके बाद इसके कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है हमने ये बताया। फिर हमने मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में बताया और उसके बाद हम पॉलीसैकेराइड के बारे में हमने बताया। अब तक हमने इतनी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब सबसे सिंपल इसके बाद हमें एक और डिफरेंशिएट करना चाहे तो वाटर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर या 5 से 7 लीटर भी कई जगह लिखा होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है पर डे। इसका वाटर को भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कितना बताया मैंने? 5 से 6 लीटर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वाटर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड फॉर्म हम क्या बात कर रहे हैं? हम फैट और लिपिड के बारे में बात कर रहे हैं। फैट और लिपिड के बारे में हम बात करेंगे। फैट और लिपिड का क्या काम होता है? फैट और लिपिड, फैट क्या हमारी बॉडी के अंदर, फैट हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार से इंसुलेटर का काम करता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि फैट क्या होता है? हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसी कारण इसको इंसुलेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इंसुलेटर भी कहा जाता है। कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू बोलते हैं इसको, यहाँ ये स्टोर होता है। हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की बात आगे करने वाले हैं। तो विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से बी और सी क्या होते हैं? ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल। और बाकी क्या होते हैं? ये 3 क्या होते हैं? ये तीनों आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो अब फैट का एक और क्या काम हो गया? ये क्या करते हैं? ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स का काम करते हैं। क्या काम कौन से करते हैं? फैट करते हैं। अब कैलोरी कौन कितना देता है? तो कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? अप्रोक्स 4 कैलोरी हमें प्रदान करता है। प्रोटीन हमें कितना देता है? प्रोटीन हमें 4.3 कैलोरी देने का काम करता है। लेकिन जो फैट होता है वो हमें 9.3 कैलोरी देने का काम करता है। इसी कारण जब हम फास्ट करते हैं, क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, हिंदी में कहे तो हम व्रत करते हैं, तब हमारा पेट खाली रहता है और ये क्या करता है? 12 आवर्स तक एनर्जी देने का काम करता है। किसको? हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। कौन करता है? फैट करता है। अब फैट कितने प्रकार के होते हैं कोई पूछे तो आपसे? एक तो होता है सैचुरेटेड, क्या होता है? एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। इसके अंदर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सैचुरेटेड कौन सा होता है? जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। सैचुरेटेड कैसा होता है? हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। और ये क्या होता है? बैड फैट होता है, बुरा फैट होता है। ज़्यादातर क्या होता है? एनिमल प्रोडक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होती है। कैसी एक्सेप्शन? कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल या वनस्पति घी जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल इसके एक्सेप्शन है, मतलब
ये होने तो चाहिए अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये सैचुरेटेड होते हैं। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड का हम कहें अगर डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये सॉलिड नहीं होगा, ये लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर, ये इजी होगा टू डाइजेस्ट, और ये क्या होगा, गुड फैट कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल में कहा जाए तो ओमेगा 3 इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अब तक हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या कहें तो लिपिड्स और वाटर। हमने फैट के बारे में कहा कि फैट हमें कितना रिक्वायर होना चाहिए। फैट तकरीबन हमें 80 ग्राम पर डे रिक्वायर होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, फैट और लिपिड की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें कितना चाहिए था, करीब 300 ग्राम पर डे हमें चाहिए था। अब हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ आएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारा लास्ट सेक्शन है प्रोटीन्स। हम किसकी बात करने वाले हैं, प्रोटीन्स या कहें तो पॉलीपेप्टाइड। क्या कह रहे हैं हम, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एनर्जी देने का। रिपेयरिंग का काम करते हैं, मसल रिपेयरिंग का काम करते हैं, मसल रिपेयरिंग का काम करते हैं। फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। अब प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, इसको टीन प्रोटीन भी बोल देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं, टीन प्रोटीन। ये युवाओं में ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो ज़्यादा वर्क करते हैं। अब हम इसी से अंदाज़ा लगाएं कि अडल्ट में कम चाहिए, कितना चाहिए, करीब 0.80 चाहिए पर kg। और एक टीन में, टीन का मतलब है यहाँ पर 13 से 19 वर्ष की आयु वाले लोगों को करीब 0.95 ग्राम चाहिए। मतलब अगर kg के हिसाब से चाहिए, जैसे अगर आपका वेट मान लीजिए 50 किलो है तो 50 का 0.80 आप निकालने की कोशिश करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा आप देखने को देखिए, लगभग 40 ग्राम आपको पर डे चाहिए एक अडल्ट के अंदर। अगर एक 50 kg का एक व्यक्ति है तो उसको कितनी चाहिए, 40 ग्राम पर डे चाहिए। लेकिन वहीं अडल्ट, टीन से छोटा अगर हम बात करें चाइल्ड के बारे में, जो 13 साल से छोटा है, उसको कितना चाहिए, उसको 2 ग्राम पर डे चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, kg के अकॉर्डिंग। और एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितना चाहिए, उसका लगभग 55 से 70 ग्राम चाहिए पर डे में। आपका मान लीजिए, मैंने वही एक एग्जांपल लिया, एक चाइल्ड का वेट अगर मान लीजिए 40 है तो उसको कितना चाहिए, उसको लगभग 80 ग्राम प्रोटीन्स चाहिए। तो अब तक हमने किसके बारे में बात की, अब तक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, प्रोटीन्स के बारे में बात की रही है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रोटीन के बारे में और हम क्या देख सकते हैं कि 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है एंटीबॉडी, एक होता है हार्मोन, और एक होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, जनरली रेट की रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस की रिएक्शन को स्लो या फास्ट करने का काम करते हैं। जनरली इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए किया जाता है। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, ये भी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। और एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रदान करते हैं और हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। अब हम एंजाइम्स, एक लाइन कहें कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो ये करेक्ट लाइन है, जिसके बारे में हम कहें तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। दूसरी लाइन हम क्या कहेंगे, सम हॉर्मोन्स आर प्रोटीन एंड सम और फ्यू प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। इससे हमने क्या बताया कि लगभग सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं,
लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। और दूसरी लाइन हमने क्या बताई कि कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन सम प्रोटीन या फ्यू प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इस प्रकार से हमने इसको एक प्रकार से प्रोटीन की डेफिनेशन देने का काम किया है कि 3 चीजें हैं, एंटीबॉडी, हार्मोन्स और एंजाइम। ये किससे बने हुए होते हैं? ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और हमने क्या बताया कि टीम को इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, जो ज्यादा एक्टिविटी करता है उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कहें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट हमने क्या बताई थी? ग्लूकोज बताई थी। ऐसे ही इसकी हम अमीनो एसिड बताएंगे। अमीनो एसिड किससे बना होता है? ये बना होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, COOH और NH2 एजिडाइन से मिलके बना होता है। कितने अमीनो एसिड होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं 24। अमीनो एसिड होते हैं 24, लेकिन 4 का नेम डिस्कवर नहीं हुआ है। 4 अमीनो एसिड के नाम डिस्कवर नहीं हुए हैं। इसी कारण ही सिर्फ 20 अमीनो एसिड के बारे में ही डिस्कशन किया जाता है। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। अब नाम से हम समझ रहे हैं, क्या बताया था हमने नाम? हम बता रहे हैं एसेंशियल, और दूसरा हम क्या बता रहे हैं? नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है ये हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, ये हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। ये कितने होते हैं? ये नंबर्स में 9 होते हैं। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो नंबर में 11 होते हैं, और ये हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं होते हैं। क्यों रिक्वायर नहीं होते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं। सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये क्या होते हैं? ये सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं नॉन एसेंशियल वाले, इसलिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये क्या बताया हमने? अमीनो एसिड के बारे में बताया कि 9 अमीनो एसिड है वो एसेंशियल है और 11 अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है। मान लीजिए हम ये कहें कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन एक्सेस में हो गया है, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा किडनी फेल्योर का कारण बनेगा, किडनी फेल होने का कारण बनेगा। अगर हम कहें कि प्रोटीन क्या है वो कम है, कितने साल की उम्र के बच्चे में? लगभग 1 साल की उम्र के बच्चे में, तो हम क्या कहेंगे? उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है मेरस्मस। मेरस्मस। और वहीं अगर बच्चे की उम्र होगी 1 से 3 साल और प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, तो उसका नाम क्या होगा? उस बीमारी का नाम क्वाजियोर होगा उस बीमारी का नाम। और अगर 1 साल तक का बच्चा है तो उस बीमारी का नाम होगा मेरस्मस। और प्रोटीन एक्सेस में हो जाएगा तो वो किडनी फेल्योर का कारण बनेगा। दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स में भी हमने मेनली स्पेसिफिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। पहला हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, कितने प्रकार के होते हैं, उनके फंक्शन क्या है और उनकी भी हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने वाटर के बारे में बताया, फिर हमने फैट के बारे में बताया, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। फिर हम प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्यों टीम प्रोटीन्स बोला जाता है? क्योंकि जितने ज़्यादा आप यंग होंगे, जितने ज़्यादा आप एक्टिविटी करेंगे, उतनी ही आप प्रोटीन को इंटेक्ट करना होता है। जैसे आप जिम में जा रहे हैं तो आपसे कोई ये नहीं कह देता है कि ये प्रोटीन डाइट आपको फॉलो करनी है, या फिर एक पाउडर नुमा एक आपके पास प्रोडक्ट आएगा, उसे आपको इंटेक करने को कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर हैवी अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो आपसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लॉट ऑफ प्रोटीन्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा फंक्शन और रिक्वायरमेंट। किसके बारे में? हमने न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF भी मिलेगा, जिसके अंदर मैंने जो आज आपको लिखवाया है, साथ साथ आपको वर्बली बताया है,
वो भी मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पॉइंट को भी मैंने उनके अंदर लिखा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप उस पीडीएफ को भी उतनी सिंसियरली देखेंगे जितने सिंसियरली आपने इस वीडियो को देखा, और अपने किसी फ्रेंड को आपकी इस वीडियो की आप जानकारी दीजिए ताकि उनको भी बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो शेयर हो सके। धन्यवाद दोस्तों।